आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएंगे, जिससे कि फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू बॉडीज। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट, और उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू बॉडीज। तो ये जो टू बॉडीज है उसके प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है? फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, इससे पहले जो पढ़े हैं जो चैप्टर्स, उसमें अभी तक ये नहीं पढ़े थे कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा, किस कंडीशन पर होगा, ये सब नहीं पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन अगर होगा तो किस कंडीशन पर होगा, या होगा भी या नहीं होगा। मोल कंसेप्ट में तो सीधा हम क्या करते थे, रिएक्शन लिखते थे, बैलेंस करते थे और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते थे। वहां पर हमको पूछा भी नहीं जाता था कि रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं, मतलब पॉसिबल है कि नहीं एट दिस कंडीशन। बट ये चैप्टर ऐसा है, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि कोई रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट स्कोप, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस। अब किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर होगा कितना अमाउंट में होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, वो भी पढ़ेंगे, मतलब वो भी है इसका स्कोप में। थर्ड है एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। अब कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसका क्या है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब है स्कोप। अब इसमें कुछ इस चैप्टर का कुछ लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन? इट डज नॉट इंक्लूड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन इस कैटेगरी में नहीं आता, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है थर्मोडायनामिक्स में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट डील विथ मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। अब ये जो है थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताएगा कि कोई प्रोसेस हुआ है, कोई रिएक्शन अगर हुआ है तो कैसे हुआ, उसका मैकेनिज्म नहीं बताएगा। बस ये बताएगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब का डील जो है ना, ये सब उसके बारे में ये नहीं बताएगा। मैकेनिज्म हम कहाँ पढ़ते हैं? मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं हम लोग ये कोई अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, बस ये बताएगा ये। ठीक है, उसका मैकेनिज्म नहीं बताएगा, उसके पीछे मतलब वो कैसे हो रहा है, क्या वो उसके पीछे क्या रीजन है, वो कैसे हो रहा है, वो सब नहीं बताएगा। बस रिएक्शन होगा या नहीं होगा उतना ही बताएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टर्म है हीट। हीट तो कॉमन है हमारे लाइफ में, बट इसका डिफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हीट को ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। इसका क्या मतलब है? एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब वो रास्ते में है एनर्जी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा डिफिनेशन जो है ये थोड़ा जो है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यही ना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से ये जो है ये आता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से, जैसे मान लो दो बॉडी है, या तुम्हारा हाथ जो है अगर हम कोल्ड वाटर के टच में लाए तो दोनों का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। कोल्ड बॉडी के कोल्ड वाटर के टच में लाओगे, या बॉयल वाटर के अगर टच में तुम लाओगे तुम्हारा फिंगर, तो क्या होगा? टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है। तो वहां से वाटर से ये एनर्जी हमारे बॉडी में आ रहा है, यही नहीं हो रहा है? एनर्जी जो है ये वाटर से हमारे बॉडी में आ रहा है, या अगर कोल्ड वाटर है तो हमारे बॉडी से वाटर में जा रहा है, यही नहीं हो रहा है? तो जब हमारे बॉडी के अंदर है तो उसका नाम एनर्जी, जब हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे मान लो तुम ये बॉयल वाटर को टच कर रहे हो, तो जब तक तुमने टच नहीं किया है तब तक एनर्जी बॉयल वाटर के जो वाटर जो बॉयल हो रहा है उसके पास है एनर्जी, और जब तुम टच करोगे तो उसमें से कुछ तुम्हारे पास आएगा, तो फाइनली आ रहा है क्या? एनर्जी। लेकिन उसका नाम हम हीट कब देंगे, ये क्वेश्चन है। तो जब तक उसके पास है तो उसका एनर्जी है, और जब तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा एनर्जी हो गया। तो कोई दो बॉडी है, जैसे मान लो दो बॉल को टच करो, कोई दो बॉडी को टच कराओ, दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर है, तो कुछ देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से कम में ट्रांसफर होगा एनर्जी। तो जब ट्रांसफर हो रहा है वो बाउंड्री, जैसे मान लो
ये है बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है और दूसरा है ये, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, ये मान लो 20 डिग्री है और ये मान लो 30 डिग्री है। तो दोनों को तुम टच में लाओगे, दोनों को टच में लाए तो दोनों को टच में लाए तो क्या होगा, दोनों को टच में लाओगे तो यहां से अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना 30, तो यहां से एनर्जी इसमें आएगा, यही ना होगा, तो यहां से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा जब टच मिलाओगे तो टच मिलाओगे तो कैसा होगा, ये जो हो जाएगा, ये टच मिलाने के बाद ये दोनों का जो है बाउंड्री टच में आएगा, यही ना होगा, दोनों का बाउंड्री टच में आया ना, तो यहां से निकल के इसमें आ रहा है, यही ना हो रहा है, यहां से निकल के इसमें आ रहा है। तो जब निकल गया यहां से और इसमें आया नहीं है, जब इसमें आ गया तब तो इसका हो गया, जब इससे इसमें आ गया तो इसका हो गया, और जब नहीं आया तो इसका है। लेकिन ऐसा एक बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ऐसा टाइम आया होगा जब वो ना इसके पास होगा ना इसके पास होगा, जब बीच में होगा, इससे इसमें आ रहा है, इससे इसमें आ रहा है, तो बीच में रास्ते में थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड किया होगा, जब उससे उसमें जा रहा है तो बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री टच में है, उस टाइम उसका नाम क्या देंगे, उस टाइम तो वो किसी का नहीं है, ना इसका है ना इसका है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड हीट। समझ में आया हीट का मीनिंग? हीट क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा, और इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब एनर्जी जो रास्ते में है। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन है कि ये हीट को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, दिमाग लगा के बताओ, हीट को स्टोर किया जा सकता है कि नहीं? हीट कैनॉट बी स्टोर्ड। समझ में आया? हीट जो है, क्योंकि हीट रास्ते में है, हीट, हाँ तुम बोलोगी हीट जो इसके पास आ गया तो उसको तो स्टोर कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन जब इसके पास आ गया तो वो अब हीट नहीं रहा, वो अब इसका एनर्जी हो गया। हीट क्या कब है? जब रास्ते में है, तो जब रास्ते में है उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं? समझ में आया? तो हीट कैनॉट बी स्टोर। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? वर्क क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण से ये जनरेट होता है। तो प्रेशर जो है टर्म है वो गैस के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे, मेनली किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे गैस के बारे में। इसके दो पार्ट है केमिस्ट्री में, अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में, और वो कौन सा गैस? आइडियल गैस। जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे बहुत सारा उसका यूज होगा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर से एक तरह से ये आगे का पार्ट है, ऐसा समझो। क्लियर है? तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलो, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन सा टर्म यूज होते हैं? सिस्टम, नाम से ही क्लियर है, सिस्टम नाम से ही क्लियर है। जैसे मान लो ये रूम है, तो ये रूम के बारे में हम कुछ बात करें, रूम में जो गैस है उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो रूम के बारे में, रूम के गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? रूम क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम बहुत ही छोटा भी हो सकता है, कितना भी छोटा, जैसे बहुत ही छोटा है अगर ये वॉल्यूम है, एक 1 ml या मतलब 1 से भी कम 0.1 ml मतलब cm3, या उससे भी कम, कितना भी छोटा हम ले सकते हैं, कितना भी छोटा हम वॉल्यूम ले सकते हैं, उसमें के अंदर जो गैस है या लिक्विड जो भी है। तो सिस्टम कितना भी छोटा हो सकता है या कितना भी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी बड़ा ले सकते हैं हम, तो वो तो अपने हाथ में है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सही बात है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि हम थर्मोडायनामिकली ऑब्जर्वेशन में है। जैसे अभी ये रूम, तो इसका क्या है, ये गैस का, इस रूम में जो गैस है उसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, जो भी है, तो ये जो है ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसको, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग, अब देखो सराउंडिंग क्या है, नाम, ये भी सराउंडिंग जो है ये भी कॉमन है हमारे लाइफ में। सराउंडिंग मतलब क्या? यहाँ पर सिस्टम को छोड़ के जो भी है रिमेनिंग रह गया वही ना होगा सराउंडिंग, ये भी नाम से ही क्लियर है। तो क्या है इसका डिफिनेशन? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सही बात। जैसे मान लो इस ये रूम से बाहर का जो भी है पार्ट, वो सराउंडिंग होगा, इस रूम के रेफरेंस में बात करें तो, यही ना? समझ में आ गया? तो सराउंडिंग क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, नाम से ही क्लियर है। तो सराउंडिंग जो है वो, जैसे ये रूम है अगर, तो ये, या मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर में
कुछ भी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर में जो भी है वो सिस्टम हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और बॉक्स के बाहर बाहर जो है जितना भी पार्ट है, जो भी पार्ट है वो सब सराउंडिंग हो गया। इसके अंदर तुम जाके बैठ जाओ, तुम नहीं मतलब मान लो इतना तो तुम छोटे नहीं होगे इसमें बैठ सकते हो। इसके अंदर कोई मॉस्किटो है, ठीक है, तो मॉस्किटो के लिए यही है, इतना ही एरिया है सिस्टम, और उसके लिए बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है सब हो गया सराउंडिंग। क्लियर? तो सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके क्या होगा? यूनिवर्स होगा। सही बात है। क्लियर? अब बाउंड्री, बाउंड्री भी वर्ड कॉमन है हमारे लाइफ में। द लेयर विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। सही बात है। जैसे ये है सिस्टम और बाहर जो है वो सराउंडिंग है, तो इसका बाउंड्री क्या है? ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, यही ना, ये लेयर, ये सब बाउंड्री तो है। या मान लो तुम कहीं पर लैंड खरीदते हो, ठीक है, कहीं पर भी लैंड जमीन खरीदते हो, तो वहां पर जो है तुम्हारा जहां तक है वहां पर एक बाउंड्री देते हो ना, समझ में आया बात? तो वो वही है ना बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को, तुम्हारा जो एरिया है, तुमने जितना लैंड खरीदा है वो तुम्हारा सिस्टम है, मतलब वो सिस्टम का काम कर रहा है, वो तुम्हारा है। और उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब तुम्हारे लिए क्या है? सराउंडिंग है। मतलब उसके वो लैंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो बाकी सब है सराउंडिंग। क्लियर? तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है? अब इसका टाइप्स, बाउंड्री के क्या क्या टाइप है? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड जैसे ये रिजिड, ठीक है, ये फिक्स है तो ये है रिजिड। अब मान लो ऐसा, फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? ये स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो सिचुएशन है, सिलेंडर का ऊपर का पार्ट जो है कट, ऊपर का पोर्शन जो है वो कट है, मतलब नहीं है, और ये इसके अंदर गैस है, और ये क्या है? ये क्या था? ये जो है ये क्या है? पिस्टन है। पिस्टन है ना, ये ऊपर से पिस्टन जैसा लगा हुआ है ये। तो ये जो है इसके ऊपर तुम जाके बैठ जाओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसा है? ये अंदर जो गैस है वो सिस्टम है और बाहर क्या है? सराउंडिंग। तो दोनों के बीच का ये जो है, ये लेयर जो है, ये क्या है? बाउंड्री है ना ये। तो फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है ना, ये अप डाउन नीचे कर सकता है। क्लियर? या जैसे मान लो कि तुम सोते हो, ठीक है, जब तुम सो गए तो सोते टाइम क्या होता है? तुम्हारा पेट अप डाउन होता है ना, पेट होता है ना ऊपर नीचे। तो तुम्हारा जो बाउंड्री है बॉडी का वो थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है। खाते हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कम, और भूख लगने के बाद थोड़ा सा घट जाता है। तो फ्लेक्सिबल है ना बाउंड्री। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या डिफिकल्ट है? ये सब कोई डिफिकल्ट, ये सब बेसिक टर्म है। रियल और इमेजिनरी, अब ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे तुमने लैंड खरीदा तो वहां पर तुमने बाउंड्री दे दिया तो वो तो रियल हो गया, और नहीं भी दिए हो तो तुम मान के चलते हो कि हमारा वहां पर है, हमारा जो है, जो एरिया मेरा है जहां तक वो मेरा है, तो हम कभी भी बाउंड्री दे सकते हैं। एक तरह से वो बाउंड्री दिया हुआ है ही, ठीक है, वो बाउंड्री है ही मेरा। तो वो इमेजिन तुम कर लिए हो कि वो तुम्हारा एरिया है, वो एक तरह से बाउंड्री है। क्लियर? तो ये नाम से ही क्लियर है, ये सब बेसिक टर्म था, इसमें तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना? चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आगे लिखो। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला है ओपन सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, कैसा सिस्टम? जो ओपन हो। ओपन सिस्टम का मतलब क्या? ऐसा सिस्टम जो ओपन हो। तो इसका डिफिनीशन क्या है? द सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, देन इट विल बी कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है? तो ओपन सिस्टम में क्या है? मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स में। जैसे मान लो ओपन कप ऑफ टी, या मान लो हॉट वाटर ले रहे हैं हम, ठीक है, और वो ओपन है, तो वाटर जो है अगर हॉट ले रहे हैं या टी और वो ओपन है तो क्या होगा? कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो एनर्जी? एनर्जी जा रहा है एटमॉस्फेयर में, यही ना, हीट जा रहा है ना एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो गया, अब मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर वाटर को ये अगर मान लो या टी को हम क्या कर रहे हैं? ग्लास में रख रहे हैं, ठीक है, या कप में, किसी में भी ग्लास में रख के उसको छोड़ दो 2-4 दिन,
तो वाटर को अगर हम ग्लास में रख के छोड़ दिए तो कुछ तो 2-4 दिन के बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम घट जाता है, वाटर इवापोरेट हो रहा है ना। या टी भी अगर 2-4 दिन छोड़ दिया तो कुछ कम हो जाता है, इसका मतलब वो इवापोरेट हुआ है। तो इवापोरेट होके गया कहाँ, एटमॉस्फेयर में गया, मीन्स सराउंडिंग में, यही ना। तो अगर टी को या वाटर जितना लिए हैं उसको अगर हम सिस्टम मान लिए तो एटमॉस्फेयर जो है ये बाहर का वो होगा सराउंडिंग। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कैसा है, ओपन सिस्टम है, ठीक है, ओपन सिस्टम है ये। तो ये है ओपन कप ऑफ टी, इसमें ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, अभी हम ये सारे टाइप्स पढ़ाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम किससे बिलोंग करता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम, नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा। तो फिर इसको डिफाइन करते हैं, पहले डिफिनेशन से देखते हैं कि आखिर इसमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। द सिस्टम इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बट नॉट मास। तो ये कैसा सिस्टम है, ये जो क्लोज सिस्टम है इसमें क्या होगा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है लेकिन बट नॉट मास, मास ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लो कप ऑफ टी कवर्ड विथ प्लेट, तो हॉट टी है कप में रखा हुआ और उसको आप एक प्लेट से कवर कर दिए, ठीक है। प्लेट मान लो एल्युमिनियम का है या स्टील का है, उससे आप कवर कर दिए। तो अंदर जो है, अंदर का पार्ट जो है गर्म है, तो उसके कारण से ये जो प्लेट है जिससे कवर किए हैं वो भी गर्म होगा, और कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। लेकिन उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, वो इवापोरेट होकर बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही है, लेकिन वो ठंडा हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। क्यों, क्योंकि उसको हमने कवर किया है प्लेट से। तो कुछ देर के बाद प्लेट गर्म हो जाएगा, और प्लेट अगर गर्म होगा तो प्लेट जो है एयर के कांटेक्ट में है, तो कुछ देर के बाद एयर में चला जाएगा हीट। तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ लेकिन वो क्लोज है, ऊपर से क्लोज किया हुआ है, तो अंदर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और भी है एग्जांपल, अभी हम देखेंगे, अभी अभी आपसे पूछेंगे तो फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, यहां भी देखो नाम से ही क्लियर है, आइसोलेट है। नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसमें क्या है, एनर्जी और मास दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है आइसोलेटेड में। जैसे हॉट टी इन थर्मोफ्लास्क, थर्मस में अगर आप हॉट टी को रखें 1-2 घंटे तक वो उसमें गर्मी रहता है, ऐसा होता है ना। इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मीन्स एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और मास तो नहीं हो रहा है, वो पैक है। अब ऐसा कोई दिमाग लगाएगा कि 3-4 दिन के बाद तो ठंडा हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो 100% परफेक्ट जो है वो आइसोलेटेड वो नहीं है, सही बात है, बट हम स्मॉल टाइम में अगर लिए तो ऐसा उल्टा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम स्मॉल टाइम में लिए, अगर आधे घंटे के लिए, मान लो आधे घंटे के बाद चेक करो तो टी जो है वो गर्म ही होता है, ठीक है। तो परफेक्टली नहीं है बट अप्रॉक्स तो है। तो आइसोलेटेड का मीनिंग समझ में आ गया कि इसमें मास और एनर्जी दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है कि कौन सा होगा ओपन और कौन सा क्लोज और कौन सा आइसोलेटेड। सबसे पहला है अर्थ। अर्थ बताओ कि अर्थ किस कैटेगरी में आता है। उससे पहले बताओ ह्यूमन बॉडी, हम लोगों का जो बॉडी है वो किस में आएगा, बोलो किस में, ओपन में, इसमें, क्लोज में। ह्यूमन बॉडी किस में आएगा, हम खाते हैं तो हमारा बॉडी का मास बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा। तो मास तो ट्रांसफर हो रहा है, बाहर से अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो मास तो ट्रांसफर हो रहा है। और एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, वही तो चेक करना है। एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या, तुम क्या करो, कोल्ड वाटर को टच करो तो तुम्हारे बॉडी से हीट जाएगा, जाएगा ना। या धूप में खड़े हो जाओ तो हीट आ रहा है हमारे बॉडी में, यही ना। तो सनलाइट में के सामने अगर खड़े हैं तो हीट आ रहा है, लेकिन कोल्ड वाटर को टच किए तो हीट जा रहा है, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो किस में आएगा, ओपन सिस्टम में, ठीक है। अब बताओ अर्थ, अर्थ सरफेस जो है वो किस में आएगा, बोलो। ह्यूमन बॉडी तो इसमें आ गया ओपन में, अर्थ किस में आएगा,
बोलो। अर्थ जो है क्लोज में नहीं, अर्थ आएगा ओपन सिस्टम में। क्यों? जब बारिश होती है तो क्या होता है, ऊपर से पानी नीचे आएगा, या वाटर जो है नीचे अर्थ सरफेस पर जो है, अर्थ सरफेस पर जो वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है, तो मास तो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बारिश में आता है और इवापोरेट होके फिर जाता है, तो मास तो ट्रांसफर हो रहा है। और एनर्जी, विंटर में जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो अर्थ सरफेस क्या गर्म ही होता है, अर्थ सरफेस भी ठंडा हो जाता है। और समर में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अर्थ सरफेस भी गर्म होता है। इसका मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो किस में आएगा? वो भी आएगा ओपन सिस्टम में। क्लियर? अब बताओ ये प्रेशर कुकर वो किस में आएगा? प्रेशर कुकर, हाँ सीटी नहीं बज रही अभी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा कि सीटी बज रही है क्या, अभी मान लो गैस पर तुमने रख दिया है उसको और वो खाना बनना स्टार्ट हो गया लेकिन अभी सीटी नहीं बजी है, तो ऐसा केस है तो बताओ किस में आएगा ये प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर आएगा क्लोज सिस्टम में। जब हम हीट दे रहे हैं तो हीट तो अंदर जा रहा है, अंदर जो खाना जो भी है प्रेशर कुकर के अंदर वो तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अंदर जितना अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो किस में आएगा? क्लोज सिस्टम में। ठीक है, अब बताओ यूनिवर्स किस में आएगा? यूनिवर्स खुद वो किस में आएगा? दिमाग लगाओ। बोलो यूनिवर्स किस में आएगा? अरे जो भी हो रहा है यूनिवर्स के अंदर, जैसे बारिश हो रही है या तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कहीं से सामान लाते हो कहीं रखते हो, तो कुछ भी मास का जो ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर वो यूनिवर्स के अंदर ही हो रहा है। तो ओवरऑल तो मास कांस्टेंट ही है और एनर्जी भी कांस्टेंट है। एनर्जी तो पता ही है, एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो इधर से एनर्जी इधर गया, जैसे तुम हमारे बॉडी से अगर हम कोल्ड वाटर को टच किए तो हमारे बॉडी से एनर्जी इसमें कोल्ड वाटर में गया, यही ना, हीट ट्रांसफर हुआ। लेकिन यूनिवर्स में तो है, यूनिवर्स से तो बाहर नहीं गया, तो वो किस में आएगा? आइसोलेटेड में। क्लियर? अब देखो ओपन सिस्टम में क्या था, मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो रहा है, तो मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होगा, तो ये होगा ओपन सिस्टम। अब अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, अगर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो वो होगा कि कौन सा? क्लोज सिस्टम, यही ना, वो होगा क्लोज सिस्टम। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा भी है, ये भी तरीका है, ये भी मेथड है। तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? क्लोज सिस्टम। और दोनों में से कोई भी अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नाइदर मास नॉर एनर्जी, तो वो होगा कौन सा? वो होगा आइसोलेटेड। तो ये है आइसोलेटेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके दो टाइप है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है? ये सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, दे आर नॉन एडिटिव। ऐसा क्यों, अभी उस पर आएंगे हम। तो अमाउंट जो है ये सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम थोड़ा सा लो वाटर या ज़्यादा लो, ठीक है, थोड़ा लो या ज़्यादा लो, अगर वो बॉयल हो रहा है या रूम टेम्परेचर पर है तो थोड़ा लो या ज़्यादा लो, टेम्परेचर तो उतना ही होगा, तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सिमिलरली डेंसिटी, जैसे इस रूम में जो डेंसिटी है, तो ये रूम जो है, ये एयर का डेंसिटी जो भी है, ये रूम से बाहर गए हम या बहुत बड़ा रूम लिए तब भी उतना ही होगा। ठीक है, तो डेंसिटी जो है या वाटर का डेंसिटी, चाहे तुम थोड़ा लो या ज़्यादा लो, डेंसिटी तो उतना ही होगा। तो डेंसिटी भी है इंटेंसिव हो, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव है इसका रिवर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है अमाउंट पर डिपेंड करता है। दे आर एडिटिव, ये था नॉन एडिटिव, ये है एडिटिव। जैसे मान लो वॉल्यूम या मास। वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं
1 लीटर वाटर और फिर 2 लीटर वाटर, दोनों दोनों क्या है, दोनों अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट लिए तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा। सिमिलरली मास, ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो मास ज़्यादा होगा। लेकिन डेंसिटी तुम थोड़ा लो या ज़्यादा लो, वाटर थोड़ा लो या ज़्यादा लो, डेंसिटी तो उतना ही होगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है कि कौन सा होगा एक्सटेंसिव और कौन सा होगा इंटेंसिव। सबसे पहले ये बताओ, एनर्जी एनर्जी किस में आएगा, एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में? बोलो किस में आएगा। मान लो थोड़ा सा वाटर लिए और ज़्यादा वाटर लिए, ठीक है, थोड़ा लिए या ज़्यादा लिए, दोनों दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों में क्या सेम है एनर्जी? क्या दोनों में हीट जो है कंटेंट, मतलब एनर्जी कंटेंट अलग अलग है। एनर्जी जो है ट्रांसफर जो हो रहा है, तो एनर्जी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि जो जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा खाते हैं, जो बड़े हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सूट नहीं कर रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा लॉजिकल हो ये एनर्जी के लिए। तो जैसे मान लो कि हाँ, जैसे मान लो गैस सिलेंडर जो है, अगर ज़्यादा गैस है तो ज़्यादा दिन तक वो चलेगा, ज़्यादा हीट सप्लाई करेगा वो। और अगर कम है तो कम एनर्जी देगा तुमको, कम हीट सप्लाई करेगा वो। यही है ना मीनिंग। इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक्सटेंसिव में आएगा या इंटेंसिव में, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है ना, तो एक्सटेंसिव में आएगा। तो ये एनर्जी इसमें आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ, ये तो हो गया एनर्जी का। अब बताओ रेसिस्टेंस किस में आएगा, बोलो। फिजिक्स में पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में भी आगे आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा वो। तो किस में आता है रेसिस्टेंस, बोलो। वो अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर वायर का लेंथ बड़ा है, ऐसा पढ़े हो ना, वायर का लेंथ बड़ा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, पढ़े हो ना। आर जो है ज्यादा होगा अगर वायर का लेंथ बड़ा हो, तो किस में आएगा, एक्सटेंसिव में। अब बताओ रेसिस्टिविटी, फिजिक्स में पढ़े हो ना, रेसिस्टिविटी वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस में आएगा, इसमें आएगा रेसिस्टिविटी, यही ना। अच्छा ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये सब किस में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर ज़्यादा लो या कम लो, ठीक है, वाटर ज़्यादा लो या कम लो, 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा, तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी, तो वो किस में आएगा, इंटेंसिव में आएगा। क्लियर, वो आएगा इंटेंसिव में। अब आगे कलर, कलर के बारे में बताओ, कलर किस में आएगा। कलर जो है अमाउंट पर डिपेंड करता है क्या, तो वो आएगा इंटेंसिव में। अब कंसंट्रेशन, जैसे मान लो मोलारिटी या मोलालिटी, वो किस में आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, वो है और ये रेशियो, यही ना। जैसे डेंसिटी है रेशियो, वैसे ही कंसंट्रेशन भी है। जैसे मोलारिटी लिए तो वो क्या है, मोल पर लीटर, यही ना। जैसे चाय पीते हम, तो चाय का जो टेस्ट है वो एक तरह से रेशियो है, कंसंट्रेशन है वो। तो टेस्ट क्या है, अमाउंट पर डिपेंड करता है क्या, थोड़ा लो या ज़्यादा लो, टेस्ट जो है अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कंसंट्रेशन जो भी मोलालिटी जो भी है वो क्या है, वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन, या फिजिक्स में पढ़ते हो फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, वो किस में आएगा, वो भी आएगा इंटेंसिव में, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी, वो अभी तक पढ़े नहीं है बट अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट पर, तो वो किस में आएगा, एक्सटेंसिव में। अभी हम सबको लिख दे रहे हैं। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टर्म है पीएच, पीएच जो है वो डिपेंड करता है H+ के कंसंट्रेशन पर, तो वो भी एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म से ही आया है, तो वो भी किस में आएगा, कंसंट्रेशन टर्म जो भी है, ये मोलालिटी ये सब किस में आ रहा था, इंटेंसिव में, तो पीएच भी आएगा उसी में। तो अभी हम सबको यहाँ पर ये एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, ठीक है। पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।
अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी फाइंड करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है, एक कंटेनर लेना है और जो भी क्वांटिटी का फाइंड करना है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो क्या करना है आपको, ये कंटेनर लिए और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, या मान लो एक और मीन्स टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। मान लो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट जो है ये है, ठीक है। अब जिसका भी फाइंड करना है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, होता क्या है कभी कभी एग्जाम में जो है स्टूडेंट को इसमें टाइम लगता है सोचने में कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो टाइम टाइम तो लगता ही है, प्लस रॉन्ग होने के भी चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही सिंपल तो नहीं देगा। तो उस टाइम ये शॉर्टकट जो है ये काम आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है, या मास फाइंड करना है, तो ये कंटेनर हमने ले लिया और वॉल्यूम फाइंड करना था ना, कि वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ये फाइंड करना था। तो इसमें मान लो कुछ लिक्विड ले लो, मान लो 2 लीटर या मान लो 20 लीटर वाटर ले लो, ठीक है, या मिल्क ले लो। 20 लीटर मिल्क ले लिए, ठीक है। तो इसमें 20 लीटर ले लिए मिल्क और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो अब बताओ तो इसमें कितना मिल्क आएगा, ये अगर 20 लीटर है तो इसमें कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम घट गया, यही ना, यहाँ था 20 लीटर और इसको पार्ट में डिवाइड किए तो वॉल्यूम अब कम हो गया। तो इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है वो, यही ना, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मान लो कलर, अगर मिल्क लिए है तो मिल्क को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, कलर तो वही ना रहेगा, कलर क्या चेंज होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, ये मान लो मिल्क है या वाटर है, तो वाटर हमने लिया है 20 लीटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी, यही ना। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब यहाँ पर 100 डिग्री है और इसको हम पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो अब यहाँ पर जो वाटर है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री ही होगा ना। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधा जिसका भी फाइंड करना है वो क्वांटिटी को, मतलब जो भी फाइंड करना है उसको देखना है कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो है एक्सटेंसिव, और नहीं हो रहा है तो इंटेंसिव। क्लियर, सिंपल है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम घट गया तो इसका मतलब वो है एक्सटेंसिव। मास भी घटेगा ना, मास भी घटेगा तो इसका मतलब वो है एक्सटेंसिव, ठीक है। डेंसिटी, वाटर जो है यहाँ और यहाँ, डेंसिटी तो उतना ही होगा, 1 ग्राम पर ml होता है ना, तो डेंसिटी तो उतना ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही होगा। मोल क्या होगा ये बताओ, मोल क्या होगा। मोल जो है इसमें अगर ये मान लो है 100 मोल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो मोल तो अब 1/4 होगा, मीन्स 25 मोल हो गया यहाँ, यही ना, यहाँ पर 25 मोल होगा अगर ये 100 मोल है तो इसका मतलब मोल जो है वो क्या हुआ, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, मोल होगा एक्सटेंसिव, राइट। तो हम किसी का भी फाइंड कर लेंगे। अब डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आया तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या था, ये कलर तो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट भी वैसा ही होगा। तो प्रेशर, हाँ प्रेशर जो है वहां पर हमने नहीं लिखा था, ठीक है। तो प्रेशर हमने एग्जाम्पल में जानबूझ के नहीं लिखा था कि कुछ तो यहाँ पर भी पूछने के लिए रहे। बताओ, दिमाग लगाओ, प्रेशर क्या होगा। प्रेशर से पहले ये बताओ, वॉल्यूम यहाँ और यहाँ, वॉल्यूम क्या हुआ है, यहाँ पर मान लो वॉल्यूम है V, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ये इसका ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ये वॉल्यूम होगा V/4, यही ना। ये मान लो V1 है तो V1 इक्वल टू V, तो ये V2 इक्वल टू क्या होगा, V/4। मोल, ये मान लो N1 मोल है, ये मान लो N, तो ये N2 मोल क्या होगा, N/4 होगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम और मोल क्या है, ये चेंज हो रहा है ना, तो वो है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब प्रेशर की बात है, तो प्रेशर क्या होगा, दिमाग लगाओ। जैसे मान लो ये रूम,
ये रूम को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, या आपके घर में 2-3 रूम है, सब रूम का जो है, सारे रूम का वॉल्यूम तो सेम नहीं है, ठीक है, तो हर रूम में क्या एयर का प्रेशर क्या डिफरेंट है, प्रेशर तो सेम ही है। तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो क्या है, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रेशर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रेशर यहाँ या यहाँ दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। या आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन पता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर हमको फाइंड करना है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर है P1 इक्वल टू, मान लो हम P मान लेते हैं, तो ये P2 फाइंड करना है ना अपने को, P2 क्या है, अगर सेम आया तो इसका मतलब प्रेशर होगा इंटेंसिव, वही तो चेक करना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पहले इसके लिए अप्लाई करो, ये क्या होगा, यहाँ पर P1 की जगह क्या लिखें, नहीं तो हाँ, यहाँ पर P1 की जगह अभी P1 ही लिखते हैं या P ही लिखते हैं, तो ये होगा P, ठीक है। और V1 की जगह, नहीं तो ऐसा करो P1 V1 इक्वल टू N1 RT, ये इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे P2 V2 इक्वल टू N2 RT। टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना, बट मोल चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब अपने को ये देखना है कि P1 P2 में क्या रिलेशन है, तो क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, यही ना, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, यहां से आएगा P1 V1 बाई P2 V2, P1 V1 बाई P2 V2 इक्वल टू क्या, RT कैंसिल, N1 बाई N2, यही ना होगा, N1 बाई N2। तो अब बताओ N1 क्या है, N है, और N2 क्या है, N बाई 4, यही ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, N1 है N और ये है N बाई 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 ऊपर गया, N कैंसिल, तो ये आएगा 4। और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह V1 की जगह क्या है, V है, यही ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 इंटू V, और P2 यहाँ V2 की जगह क्या है, V बाई 4, तो ये होगा P1 इंटू V बाई P2 इंटू, ये V2 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई 4, तो ये V और ये 4 यहाँ, और ये इक्वल टू कितना, ये इक्वल टू आएगा 4, यही ना। तो यहां से ये 4 और ये 4 कैंसिल, और ये वॉल्यूम भी कैंसिल, यही ना, ये 4 गया, तो यहां से आ गया P1 इक्वल टू P2, देख लो P1 इक्वल टू P2, और अगर यहां पर P माने हैं तो ये इक्वल होगा P के, ठीक है। तो P का इक्वल होगा ये, तो यहां से प्रूफ भी हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि प्रेशर दोनों जगह सेम ही होगा। तो ऐसे भी हम, अब इतना एग्जाम में तो टाइम नहीं रहता ना, तो थोड़ा लॉजिक से भी हम चल सकते हैं। जैसे रूम के केस में बताया हमने, रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो प्रेशर जो है, प्रेशर वही रहेगा, समझ में आ गया। अब किसी का भी कोई भी ले सकते हो, डेंसिटी लो, डेंसिटी जो है उसको डिवाइड करने से डेंसिटी में चेंज नहीं आता, तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो किसी को भी हम इस मेथड से किसी को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जिसका भी फाइंड करना है, जो भी क्वांटिटी का फाइंड करना है, वो क्वांटिटी को एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है और उसमें बाद में क्या चेंज हो रहा है, समझ में आ गया। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में एक पॉइंट और ऐड कर लो नोट में, इफ एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अमाउंट देन इट बिकम्स इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को अगर हम अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा इंटेंसिव। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या था, हीट कैपेसिटी था एक्सटेंसिव क्वांटिटी। हीट कैपेसिटी जो है अभी डिटेल में हम नहीं पढ़े, इसका मीनिंग क्या है वो आगे आएगा, ठीक है, वो आगे आएगा। अभी बस हम ये बता रहे हैं कि कौन सा एक्सटेंसिव है और कौन सा इंटेंसिव है। अभी आपको ये इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बाद में आएगा ही। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर मतलब पर मोल के लिए, मीन्स एक मोल के लिए, तो मोल का जो नंबर होगा उससे हम डिवाइड किए होंगे हीट कैपेसिटी को। तो मोल खुद क्या है, मोल है एक्सटेंसिव और हीट कैपेसिटी भी है एक्सटेंसिव, लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर दिए मोल से तो उसका नाम हो गया मोलर हीट कैपेसिटी और ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल डेंसिटी,
डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, यही ना? मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? मास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम भी है एक्सटेंसिव। तो ये भी है एक्सटेंसिव और वॉल्यूम भी है एक्सटेंसिव। दोनों का रेशियो क्या है? देखो दोनों का रेशियो है डेंसिटी, तो ये है इंटेंसिव, समझ में आया? तो ये है इंटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशियो होगा क्या? इंटेंसिव। ये है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर लीटर, मीन्स पर लीटर के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया इंटेंसिव। सिमिलरली यहाँ भी ये पर मोल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हीट वर्क एंड टाइम आर नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव, ठीक है? तो हीट वर्क और टाइम जो है वो न तो इंटेंसिव है न ही एक्सटेंसिव है। हीट और वर्क के बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे, मेनली वर्क के बारे में। ये चैप्टर जो है आगे ये वर्क के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है अपने को, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?